दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा में। ये बाल मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू। उनमें से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये चौथी क्लासेस हैं। आई होप आप सभी लोगों ने 3 क्लासेस देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो सर प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि हर क्लासेस एक दूसरे से इंटर रिलेट ही करती हैं। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कोलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो ये क्लासेस सीटेट 2024, एमपी टेट, रीट और यूपी टेट और अन्य राज्यों के तमाम सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, टेट एलिजिबिलिटी, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। तो हम बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये जो ऊपर जो कट गया है, ये कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत लिखा हुआ है। तो कोलरबर्ग का जो टाइम पीरियड था 1927 से 1987। तो कोलरबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता एक ऐसा शब्द है जो हमें जीवन के प्रत्येक मोड़ पे ये सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। जैसे कि कोई बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है और गैया रोटी खाने आई है दरवाजे पे। जब रोटी खाने आई है तो क्या बच्चे को पढ़ाई छोड़कर उसको रोटी खिलानी चाहिए? यह देखना यह देखना महत्वपूर्ण है। जैसे कोई राम और कोई श्याम नाम के 2 लड़के हैं। मान लीजिए राम ने सोचा कि अरे गैया ही तो आई है, हम 10 मिनट में उसको रोटी खिला देते हैं। और श्याम वही सोचेगा कि नहीं, हमारा उद्देश्य तो केवल पढ़ाई करना है, अभी हम रोटी नहीं खिलाएंगे उसको, हम केवल पढ़ाई करेंगे। तो नैतिकता हमें जीवन के हर मोड़ पर यह सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कोलरबर्ग ने कहानियों के माध्यम से अलग अलग उम्र के बालकों के विचारों को जानने का प्रयास किया है कि इस उम्र में इस उम्र में उसके विचार कैसे होंगे और पर्टिकुलर इस उम्र में उसके विचार कैसे होंगे। और यही निष्कर्ष इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में है, यही प्रयास उनके नैतिक विकास के सिद्धांत में है। नैतिकता के लिए मुख्य रूप से 11 कहानियाँ हैं। उनमें भी मुख्य कहानियाँ हाइजन या हाइनच की कहानी है। नैतिकता के लिए मुख्य रूप से कितनी कहानियाँ हैं? 11 कहानियाँ हैं। उनमें भी मुख्य रूप से किसकी कहानी है? हाइजन या हाइनच की कहानी। अब हम देख लेते हैं कि ये हाइनच की कहानी आखिर है क्या। देखिए, हाइनच की कहानी हम लोग अब पढ़ते हैं कि कुछ बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थी। कहानी का मुख्य पात्र हाइजन ही है और इसके सामने कई नैतिक उलझनें थी। उसमें लेके सबसे लोकप्रिय दुविधा यह है कि अब हाइजन की कहानी क्या है, उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 11 कहानियों में से एक है और यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें सबसे मुख्य पात्र हाइजन को भी दुविधा थी और उसके अनुसार जो निष्कर्ष बच्चों से पूछे गए, क्या सही है क्या गलत है, उस कहानी के अकॉर्डिंग, तो उस बच्चों में भी काफ़ी दुविधाएं थी। तो ये देख लेते हैं और अलग अलग उम्र के बालक अलग अलग उसका उत्तर देंगे। कोई कहेगा कि ये जैसे हाइजन ने कुछ ऐसा, अब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हाइजन ने क्या ऐसा किया। तो यूरोप में एक महिला की मौत की कगार पर थी। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पे थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे उसकी शायद जान बच जाए। वो एक तरफ का रेडियम था जिसकी जिसकी खोज उस शहर के एक केमिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। पहले तो वो दवाई ही काफ़ी महंगी थी, ठीक है, और जो दवाई बनाने वाला जो था उसका ही खर्चा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दवाई महंगी थी। और फिर जितना महंगा था उससे 10 गुना रेट वह जो दवाई बनाने वाला केमिस्ट था वो मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हाइजन उन सब के पास गया जिनसे वह जानता था। अब इतना महंगा दवाई है तो लेकिन इलाज तो करवाना ही है पत्नी का, तो इसलिए वह अपने सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले अपने जानने पहचानने वालों के पास जाता है कि सर आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें ये चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन
अब क्या रहता है कि हाइजीन को, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी थी, अगर उससे तुलना करें तो उसकी अपेक्षा हाइजीन को बहुत ही कम रुपए उधार मिले, जो दवाई के किसी काम ही नहीं आए। तो उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, क्योंकि जब मनुष्य मरने वाला होता है तो फिर वह लास्ट में भीख मांगता है, दया की भीख मांगता है कि सर दया कर दीजिएगा, मुझे दवाइयाँ उधार दे दीजिए या सस्ते में दे दीजिए। उसने दवाई वाले से, ऐसे ही हाइजन ने कहा, उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उसे दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसकी बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या कर दिया, मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइनेज ने मजबूर होकर क्या किया, उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। क्या किया, दवाई उसकी दुकान तोड़कर दवाइयाँ अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। अच्छा, यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोलर वर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया, उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। यह कहानी एक नैतिक दुविधा का ओरिजिन करती है और नैतिक दुविधा के अनुसार बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं, और अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, और जब ये क्वेश्चन किए जाते हैं तो बच्चे खुद ही नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं, और अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं तो अलग अलग उनके आंसर्स भी आते हैं। क्वेश्चंस ये थे कि क्या हाइनेस को वो दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत है, अब बताइए, क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए। भाई, पत्नी अगर मर रही है तो क्या उसका दवाई चोरी करना उचित है या अनुचित है। क्या दवाइयाँ बनाने वाले को हक है कि दवाई के इतने पैसे मांगे। भाई, एक मानवता के आधार पर भी दवाई बनाने वाला इतना पैसा मांगना उसका उचित है या अनुचित है। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके। अच्छा, क्यों और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारे नैतिक दुविधा को उत्पन्न करने वाले क्वेश्चंस थे, जो अलग अलग उम्र के बच्चों से पूछे गए, और अलग अलग उम्र के बच्चे थे तो अलग अलग आंसर देंगे। तो अब देखते हैं कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं। अब इसी इसी स्टोरी जो स्टोरी बताई गई हाइजन की, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से जो बच्चों ने आंसर दिया उसके अनुसार नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अच्छा, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं अब कौन कौन से हैं। तो पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसको 4 से 10 साल के बीच में इस अवस्था को रखा गया है। कितनी उम्र होनी चाहिए, 4 से 10 साल। फिर परंपरागत नैतिक अवस्था, 10 से 13 साल के बच्चे इस नैतिक अवस्था के बीच में आते हैं। और गैर परंपरागत या पश्च नैतिक अवस्था, इसमें 13 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परंपरागत नैतिक अवस्था को पढ़ते हैं, जिसकी उम्र 10 से 13 साल है। तो 10 से 13 साल के बालकों के लिए नैतिकता उसका परिवार है, मतलब परिवार है, जैसे माता पिता या समाज है, वो नैतिकता का आधार है 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। अर्थात घर के व्यक्ति जिस प्रकार किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वह बालक के लिए नैतिकता हो जाती है। जैसे राम के घर श्याम आए और श्याम घर वालों को पसंद नहीं है, तो राम को भी वो पसंद नहीं होगा, क्योंकि अपने माता पिता को देखकर वो समझेगा कि माता पिता को उसका आना अच्छा नहीं लग रहा है। या माता को गाय को रोटी खिलाना देखकर बच्चे भी ऐसा करने के लिए सोचते हैं। तो अगर माता या पिता कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो बच्चे भी अच्छा काम करेंगे, और माता पिता अगर कुछ बुरा काम कर रहे हैं या बुरा कार्य में संलिप्त हैं तो बच्चे भी वैसे ही कुछ सीख लेंगे। तो ये होगी परंपरागत नैतिक अवस्था। अब पढ़ते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। इसके अंतर्गत बच्चे की उम्र 4 से 10 साल की होनी चाहिए। तो इस वर्ष के बालक के लिए नैतिकता दंड व पुरस्कार होती है। क्या होती है नैतिकता? दंड व पुरस्कार। जिन कार्यों को करने में दंड मिलता है वह कार्यों को कम करेंगे, और जिनमें पुरस्कार मिलेगा उन कार्यों को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
फिर पढ़ते हैं तीसरा नंबर, गैर परंपरागत या पश्च नैतिक अवस्था। तो बालक स्वविवेक से सोच से कार्य करता है, स्वविवेक व अपने सोच से कार्य करता है और समाज के अनुसार ढलने का प्रयास करता है। जैसा समाज है वैसा ढलने का प्रयास करेगा, क्योंकि 13 वर्ष से अधिक हो जाएगी एज तो बच्चे समाज के अनुरूप अपने को ढलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ध्यान दें कि कोलरबर्ग ने 4 वर्ष के बाद के ही बच्चों को इन नैतिक अवस्था के अंतर्गत रखा है, क्योंकि 4 वर्ष के पहले की बात करें तो 4 वर्ष के पहले के बालक नैतिकता क्या जाने, इसलिए कोलरबर्ग ने इनके विकास में नैतिक विकास का सिद्धांत इनके विषय में नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। अब एक दो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे मिस्टर अरुण मिश्रा कानूनी कार्यवाही व खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे जो अनावश्यक लाखों रुपए खर्च करती है। तो वह कोलरबर्ग की किस अवस्था में है? देखो, मिस्टर अरुण मिश्रा एक बहुत बड़ी जॉब में है और उनको टैक्स देना चाहिए सरकार को, बट वो टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि सरकार तमाम सारे खर्चे फालतू में करती है, तो वह भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे क्योंकि उनके रुपए, उनकी मेहनत की कमाई के रुपए सरकार फालतू में खर्चा करेगी। तो यह कोलरबर्ग की गैर परंपरागत अवस्था में, क्योंकि वह अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कौन सी अवस्था है, कौन सी नैतिक विकास की अवस्था है, नैतिक सिद्धांत की अवस्था है कोलरबर्ग की? तो गैर परंपरागत नैतिक सिद्धांत की अवस्था है। जिसकी एज कितनी थी? जिसकी एज 13 वर्ष से अधिक थी। ठीक है। और फिर है क्वेश्चन कि नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में परिभाषित करता है। यह है नैतिकता की अनुपस्थिति को। तो नैतिकता की अनुपस्थिति को, जहाँ पर नैतिकता होती कम होगी तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? नैतिकता की हमने 3 अवस्थाएं जानी थी, पूर्व परंपरागत और परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो नैतिकता की अनुपस्थिति, सबसे कम नैतिकता या नैतिकता की अनुपस्थिति किसमें होगी? तो पूर्व परंपरागत में होगी। इस अवस्था में नैतिकता का आधार भय, प्रोत्साहन आदि है, मतलब दंड व पुरस्कार ही है। तो ये हम लोगों ने कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का चैप्टर आज कंप्लीट किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था और छोटा सा चैप्टर था, तो सर हम गागर में सागर भरने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्लास से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पकड़ेंगे और धीरे धीरे मूल से स्तंभ की ओर बढ़ते रहेंगे, आधार से स्तंभ की ओर बढ़ते रहेंगे। और एक समय आएगा कि हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिया है धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेस से। हम चाहते हैं कि हम उन बड़े क्लासेस 1.5 घंटा 2 घंटा या 1 घंटा करने की बजाय हम छोटे 10-15 मिनट के चैप्टर, 20 मिनट के चैप्टर से ही 1-1 घंटा का चैप्टर कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए क्योंकि नया चैनल है। ओके, थैंक यू।